हाँ चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम हमारी तरफ से, हमारे पाठकों की तरफ से। नमस्कार। कि आप लगातार लिखते रहे हैं और न सिर्फ एंटरटेनमेंट जानकारी देने के अलावा उनको ये भी दिशा भी देते रहे कि कैसे फिल्मों को देखा जाए या कैसे फिल्मों को समझा जाए। और एक नहीं, अब तो कई पीढ़ियां हो गई हैं जो आपको पढ़ के फिल्मों के प्रति समझदार बनी, और आपका नाम लोग रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते नहीं। तो पहला सवाल यही कि अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पहले बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, कहाँ से शुरुआत हुई। मैं अजय, मध्य प्रदेश में बिल्कुल खंडवा से आगे बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के एक छोटा शहर है बुरहानपुर। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर टाउन है। मेरा जन्म बुरहानपुर में हुआ है और उस समय वो बहुत ही छोटा शहर था, 10-15 हज़ार पॉपुलेशन का शहर होगा। लेकिन मेरे उस छोटे शहर में एजुकेशन की फैसिलिटी थी। कम पॉपुलेशन के बावजूद भी 7-8 स्कूल थे और आगे जाके कुछ समय बाद एक कॉलेज भी खुल गया था वहाँ। तो मेरे पिता व्यापारी थे, परंतु एजुकेशन के प्रति उनका लगाव बहुत गहरा था। तो हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो हमारे परिवार में उस जमाने में एक नौकर इसलिए रखा था मेरे पिताजी ने कि वो रोज साइकिल पे लालबाग रेलवे स्टेशन जाता था। बुरहानपुर में रेलवे स्टेशन नहीं है, लालबाग है वो, 3-4 किलोमीटर दूर। खाली अखबार अंग्रेजी का और हिंदी का खरीद के लाना घर पर। उस शहर में अखबार भी नहीं आते थे, हमको आता था अखबार। ये कब की बात होती है? ये बात है, देखिए मेरा जन्म हुआ 1939 में। मैं ये जब अपने होश हवास की बात करें 44-45 की बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान की बात है। तो हमारे घर में सब लोग बहुत शौक से अखबार पढ़ते थे और हमारे यहाँ कुछ ऐसा वातावरण था कि जब मैं 8वीं कक्षा पास हुआ तो मेरे बड़े भाई मेरे कमरे में आए। अच्छा, हमारे यहाँ कमरे भी इतना बड़ा मकान था कि हर एक के इंडिविजुअल कमरे भी थे और उन्होंने मेरे कमरे से जासूसी दुनिया, इब्न सभी की किताबें और भूतनाथ संतति, चंद्रकांता संतति, ये सब हटा दिया और मुंशी प्रेमचंद और शरदचंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियाँ वगैरह रखी कि अब तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुम 8वीं में आ गए। ऐसे जब मैंने स्कूल पास किया तो फिर उन्होंने मुझे बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर और अंग्रेजी का साहित्य दिया। तो न केवल पढ़ने का वातावरण था मेरी फैमिली में, हम चारों भाई साथ में फिल्म देखने भी जाते थे। पहले वो तीनों बड़े भाई मुझे ले जाते थे फिल्म के लिए, और लौटने के बाद फिल्म पर घर पे गंभीर चर्चा होती थी और इस चर्चा में कई बार मेरे पिताजी भी शामिल होते थे। उनको कोई ऐतराज नहीं था हम लोगों के फिल्म देखने पर और उसमें गंभीर चर्चा कर रहे थे, कोई ऐतराज नहीं था। तो फिल्मों के बारे में मेरा एक सर बहुत मजेदार एक्सपीरियंस ये है कि बुरहानपुर में प्रकाश टाकीज होती थी। तो 2 आने का टिकट, नीचे फर्श पे बैठने का होता था और पीछे बेंच 4 आने की और ऊपर बालकनी 8 आने की। तो 2 आने का टिकट लेके मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देख रहा था और नेकर पहनते थे, बच्चे थे छोटे से, और मेरे को कुछ काटा और मैं शोर बचाया। उसमें में इंटरवल का लाइट भी चला तो बिच्छू था, वो 2-3 लोगों को काटा, उससे वो मार दिया गया उसको। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे साथी लोग मेरी टांगे में बैठा के घर लेके आए। मैं तो पिताजी को बताया तो उन्होंने थप्पड़ मारा मेरे को और कहा थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि तुम सिनेमा देखने गए, सिनेमा देखने तो तुम मुझसे पैसे लेके गए थे, तो मुझसे 4 आने लेके तुम गए थे। तो 2 आने के टिकट पे बैठे लेकर पहन के आप बिच्छू काटा। अगर बैंक की टिकट ली होती तो बिच्छू नहीं काटता। तो तुमने बाकी 2 आने क्या किया? मैंने कहा मेरे को फिल्म देखते समय भूख बहुत लगती है तो मैंने मूंगफली करी थी। फिर क्या डॉक्टर बुलाया, दवा दी गई, लेकिन वो जो बिच्छू सिनेमा में काटा है उसका जहर अभी 74 साल की उम्र है मेरी, अभी तक कायम है। अभी तक मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ऑडियंस हूँ। तो फिल्म मैं लकी हूँ कि मुझे उस जमाने में ऐसा पारिवारिक वातावरण मिला जहाँ फिल्में देखना और घर आकर फिल्मों पर गंभीर चर्चा करना अच्छा माना जाता था, बुरा नहीं माना जाता। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। पहली फिल्म कौन सी थी वो या जिस फिल्म की याद? हाँ बिल्कुल याद है। और ये बिच्छू काटने वाली भी फिल्म,
ये नाडिया जानका उसकी पिक्चर थी पंजाब मेल। पंजाब मेल नाम था पिक्चर का। नाडिया जानका उसमें। नाडिया जानका उस। अच्छा। नाडिया जो थी एक्ट्रेस, वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उन्होंने एक्शन फिल्म बहुत की, हंटर वाली, पंजाब मेल वगैरह वगैरह। तो हम उनके बहुत जबरदस्त फैन होते थे। उनका जो हीरो था तो साथ में उसका उस एक्टर का नाम था जॉन कावस। वो उनकी जोड़ी थी। फिर धीरे धीरे जिस और फिल्म का प्रभाव मन पर बहुत जबरदस्त है वो आवारा है। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस और बिच्छू किस फिल्म में काटा था? ये पंजाब मेल भी काटा। और अब फिल्मों में क्या अट्रैक्ट करता था उस जमाने में जब आप बच्चे थे? मेरे को उस जमाने में एक्शन बहुत अच्छा लगता था, हार्टबीट के सीन बहुत अच्छे लगते थे। और उस जमाने के हार्टबीट के जो सीन होते थे उसके बीच बीच में कॉमेडी भी होती थी। तो बहुत मजा आता था यार। रोमांटिक फिल्म बहुत बाद में देखना में मजा आने लगा। शुरू में तो एक्शन और पूरा मसाला, नाच और गाने, और गाने हमेशा अट्रैक्ट करते थे। यानी मैंने पहली बार जब आवारा देखी है, मेरी उम्र होगी 12-13 साल की, मुझे उसकी कहानी की उतनी याद नहीं जितनी उसके गानों की याद है। और फिर उसके बाद जो पिक्चर में सचमुच में समझ पाया और जिसने मुझे हुक किया कि ये खेल बहुत मजेदार है, इसमें शामिल होना चाहिए अच्छी तरह से, जी जान से, वो श्री 420 है 54 की पिक्चर। मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि डायरेक्टर ये कहना चाहता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी पिक्चर। मैंने 2-3 बार जाके थिएटर में उस जमाने में देखा। और हमारे परिवार में तो यार जोगन के ऊपर केदार शर्मा की 2-2 घंटे मेरे भाई बहस करते थे, मुझे तो समझ में नहीं आई थी पिक्चर। तो ऐसे वातावरण की वजह से फिल्मों में इंटरेस्ट हमेशा से था। तो ये आवारा और 420 ही वो वजह रही है जिसकी वजह से आप राज कपूर के इतने बड़े प्रशंसक बने और फिर बाद में उनके करीब आए? वो उनके करीब आना तो किस्मत की बात मानी जा सकती है, पर प्रशंसक मुझे श्री 420 ने बनाया। और आवारा मैंने जब दोबारा देखे, पहली बार तो मुझे आवारा के सिर्फ गाने अच्छे लगे थे कि आवारा हो, नंबर जो उधर मुँह फेरे और ड्रीम सीक्वेंस कराया मेरा परदेसी, गाने का मजा था। राज कपूर का नाचना गाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में जब 2-3 साल बाद रिपीट रन में देखी तो उसका ड्रामा भी समझ में आया। और फिर जैसे जैसे मेरी पढ़ाई पूरी होती गई, मेरी फिल्मों के प्रति भी रुचि बढ़ती गई और परिवार का हमेशा सहयोग मिलता गया। फिर 56 में मैं सागर यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ इतबार से विठलाई पटेल से दोस्ती हो गई और वो भी सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेरे सीनियर थे वो। और वहाँ पर उन्होंने एक कवि सम्मेलन वगैरह मेरे शरीर को बुलाया था, तो मुलाकात भी कराई। और फिर बाद में मैं एमए करने के लिए इंदौर आया। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, एमए के लिए इंदौर आया। तो इंदौर में भी फिल्में देखने का बहुत आनंद आता रहा हमेशा। एमए किस विषय में किया? इंग्लिश लिटरेचर। पहले मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में ही किया, नौकरी भी उसी में लगी। और मेरे को प्रेम भी एमए करते समय, मेरी अभी जो पत्नी है उषा जी, वो भी मेरे साथ ही एमए किया हुआ। तो पढ़ाई के वक्त ही मोहब्बत भी हुई और पढ़ाई के बाद नौकरी मिलते से शादी भी हो गई। वो भी लेक्चरर रहे। फिर बाद में 69-70 में हमने हिंदी में भी एमए किया, क्योंकि उस समय एक संवित की पहली सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, राजमाता सिंधिया लेके आई थी। तो उस सरकार का एक बयान था कि हमारे प्रांत में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हमको लगा यार मिडिल क्लास में मर जाएंगे, तो ऐसे टीचर कैंडिडेट एमए की परीक्षा दी है और हिंदी में भी एमए किया है। लेकिन पहला लेख जो सिनेमा का लिखा है मैंने, वो 66 में लिखा है, कवि शैलेंद्र पर। किस अखबार की? माधुरी। अच्छा हाँ, अरविंद कुमार एडिटर होते थे उस जमाने। एक राजकपूर में लेख छापा उन्होंने मेरा और एक शैलेंद्र पर लेख छापा अरविंद कुमार। तो ये लिखने का और भी रुझान था कि सिर्फ? देखिए वो दो लेख तो इसलिए लिख दिए कि तीसरी कदम की शूटिंग हुई थी सागर के नजदीक के गांव में। जी। तो विठल भाई पटेल ने मुझे सागर बुला लिया था कि ये 7-8 दिन 10 दिन की शूटिंग है, तुम राज साहब के साथ ही रहो। पीने खाने वाले के शौकीन है, मैं तो भाई तो पीते नहीं है, खाते भी नहीं है। पर वो शूटिंग का अरेंजमेंट सब विठल भाई पटेल ने किया था और उसका खर्चा भी उन्होंने बहुत कुछ अपने पास से किया।
वो 8 दिन मुझे राज साहब के साथ रहने को मिला और किताबों की बातें मैंने उनसे की जो पढ़ता था, और वो तो खैर मैंने धीरे धीरे बाद में डिस्कवर किया कि उनको पढ़े लिखे लोगों का साथ रखना बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या पढ़ा है, क्या है, मुझे बताइए, किताब पढ़ के सुना दीजिए। हम खुद नहीं पढ़ते तो उनको सुनना पसंद था, और उनको ये उनके मन में हमेशा से ये था कि बेहद पढ़े लिखे लोगों की संगत में। आप उनके राइटर देखिए ना, ख्वाजा मेहता अब्बास, इंदिराज आनंद, अर्जुन देव रश्क, सब पढ़े लिखे लोग, नरेंद्र सिंह बेदी से दोस्ती थी। तो वो सागर में जो हमने शूटिंग की है 65 में 10 दिन, उसके बाद राज साहब से बहुत अच्छे संबंध हो गए, सुभाई पटेल की भी और मेरे भी। फिर हम लोग तीसरी कसम के प्रीमियर में भी गए थे दिल्ली में। और फिर राज साहब के इन्विटेशन पर उनके जन्मदिन की पार्टी में मैं विठल भाई के साथ जाता था। मेरी मुलाकात होती रही है। तो बैकग्राउंड असल में इसका ये है, लेकिन नियमित लिखना तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि फिल्मों के अलावा भी जैसे आमतौर पर कहानी, कविताएं, इनसे लिखने का रुझान होता है। देखिए, ये रुझान मुझे कभी भी नहीं रहा। मैंने फिल्मों पे ही हमेशा लिखा है। और 91 में जब मैं नवरंग एडिट करता था भास्कर के लिए, सुधीर अग्रवाल ने मेरे को एक स्टेनो दिया था, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस में आके बैठता था। तो यार नवरंग का काम अजय जी 15-20 मिनट में हो जाता था। अब वो बैठे रहे 2 घंटे, मैंने बोला जाओ यार, काम हो गया। बोले नहीं, मेरी जो अगली ड्यूटी है जहाँ जाना है वो 3 बजे के बाद है, तो मैं कहीं और जाके बैठूँ, यही बैठता हूँ आपके ऑफिस में। तो मेरे मिडिल क्लास वाले को लगा कि यार ये आदमी बहुत की तनख्वाह ले रहा है। तो मैंने उसको एक नॉवेल डिक्टेट कराना शुरू किया। और वो 4-6 महीने में डिक्टेशन में नॉवेल पूरा हो गया, जो बाद में 2004 में दराबा के नाम से छपा है। वो दराबा भी एक मिठाई है जो खाली बुरहानपुर में बनती है। तो उपन्यास की थीम भी है कि एक मिठाई की दुकान, उसका परिवार के माध्यम से एक छोटे शहर में सामाजिक परिवर्तनों की 70 साल की कहानी है। वो 1939 से शुरू होता है नॉवेल, और 91 पर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर खत्म होता है। तो लगभग ऑटोबायोग्राफिकल है। उसमें काफी एलिमेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल है, और बुरहानपुर शहर का भी वर्णन है। पर मैं कहना ये चाहता था कि हर शहर में जो तब्दीलियां होती है सामाजिक, वो कहीं भी देखी जा सकती है। मिठाई की दुकान पे जब हम बच्चे थे, केले के पत्ते में वो मिठाई रख के देता था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के जमाने जर्मन सिल्वर निकला था, वो आ गया। फिर बाद में स्टेनलेस स्टील आ गया, फिर पोर्सलिन आ गया। तो जो चीजें बदलती है वो सब सामाजिक परिवर्तन को इंडिकेट करती है। तो वो दराबा नाम से नॉवल मेरा लिखा है, जो 2004 में पब्लिश हुआ। तो मैंने कहानियां कुछ नहीं लिखी, फिल्म का लेखन ज्यादा किया। तो फिल्मों के लेखन का ये सिलसिला कब इसके प्रति नियमित आप हो गए? ये क्या हुआ, नई दुनिया में जब तक राहुल बालपुते साहब संपादक थे, तो फिल्मों को वो कुछ ज्यादा जगह देते नहीं थे, सीमित जगह थी। तो उस सीमित जगह में एक वीरेंद्र मुंशी थे, वो लिखा करते थे। उनके जाने के बाद ताम्रकर साहब आ गए, तो मैं और ताम्रकर दोनों लिखा करते थे। तो नई दुनिया में मतलब ताम्रकर जी का नियमित था, मेरा नियमित नहीं था। कभी महीने में एक आर्टिकल आता था, कभी 2 आते थे, ऐसा सिलसिला। और तब विषय क्या होते थे? और क्या सिनेमा का तो रिव्यू या फिल्म के बारे में। ओके। लिखा मैंने हमेशा सिनेमा के बारे में ही है। और सिनेमा मेरे लिए खाली सिनेमा नहीं है। सिनेमा घर में जो दर्शक प्रतिक्रिया देता है, वो मुझे लगता है समाज का भी मूड किस तरफ जा रहा है उसका इशारा होता है। किसी दृश्य में यूं ही तालियां नहीं पड़ती, किसी गाने को यूं ही पसंद नहीं किया जाता। बहुत उसके पीछे जरूर कोई बात है जो कि लोगों के दिल को छू रही है, इसलिए वो खुश है। कि जैसे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद एक मेहुल कुमार की पिक्चर आई थी, उसमें एक इंस्पेक्टर की मौत का सीन है और नाना पाटेकर का डायलॉग है। वो कहता है, इंस्पेक्टर घबराओ मत, सब न्याय होगा, दिल्ली से अफसर आने वाला है। तो सर दिल्ली क्या करती है? दिल्ली तो चुप रहती है, खामोश बैठी रहती है। दिल्ली क्या करती है? और इसमें तालियां पड़ी हुई हॉल में। तो ये लोगों की रिएक्शन बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की तालियां थी, वो कि दिल्ली खामोश बैठी रही। तो सिनेमा के दर्शकों की प्रतिक्रिया में मुझे हमेशा समाज का टेम्परामेंट और मूड समझ में आता है। और ये मेरे पूरे लेखन की कोशिश भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अवचेतन को समझना सिनेमा के माध्यम से कर रहा हूँ मैं।
लेकिन कोशिश यही है। भारतीय समाज में सिनेमा इतना पॉपुलर मीडियम है और आप इंदौर में रहे, इंदौर के ही परिवेश में आपने सिनेमा देखना शुरू किया। जी। मैं ऐसा क्या अगर बता सकें आपके, क्या इंदौर के ऑडियंस का सिनेमा से किस तरह का रिलेशन है जो दूसरे स्टेट से थोड़ा अलग होता हो, या एक्सपीरियंस के लेवल पे? नहीं, देखिए इंदौर का अलग इस माने में है कि इंदौर में उस जमाने में जब हम यंग थे, पढ़ते थे, क्योंकि सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसी ने आपको गढ़ा है, उसी ऑडियंस ने। जिस जमाने हम पढ़ते थे वहाँ अजय साहब जी, उस समय इंदौर शहर में 8-10 बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स थी और मजदूरों का एक वर्ग सिनेमा का स्थायी ग्राहक था। इसलिए जब इंदौर शहर में गणेश चतुर्थी की छुट्टी होती थी विसर्जन पर, क्योंकि मिलों में झांकियां निकलती थी, वो 10 मील की 10 बड़ी बड़ी झांकियां होती थी, तो पूरा रात शहर जगता रहता था। तो उस समय इंदौर में राउंड द क्लॉक शो होते थे, वो 2 दिन। हाँ, मैंने पहला शो सुबह 6 बजे, दूसरा 9:30 बजे, 12:30, ऐसा रात रात, वो 2 दिन छुट्टियों का होता था। और मॉर्निंग शो की परंपरा इंदौर में थी, तो हमारे जैसे जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते थे, हमको मॉर्निंग शो देखने में सहूलियत थी। उस शो में मिल के मजदूर जो रात की फाली में काम करके घर लौट रहे होते, अगर पिक्चर इंटरेस्टिंग है तो पिक्चर देखने बैठ जाते थे। तो इंदौर की जनता में रिक्शा चलाने वाले, मिल के मजदूर, ये जिसको आप सरदारा वर्ग कहते हैं, कम्युनिस्ट लोग, इन लोगों के साथ बैठ के मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। जिसको चवन्नी छाप दर्शक कहते हैं। जिसको चवन्नी छाप कहते हैं, उनके साथ मैंने पिक्चर बहुत देखी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके फिल्मों का सौंदर्य बोध लगभग वो चवन्नी छाप दर्शकों वाला है, वहाँ से विकसित हुआ है, जो आम दर्शक है उसके लिए, मतलब उसमें अभिजात्य रुचि या वो सारी चीजें नहीं है। नहीं, उसके लिए या एकेडमिक सिनेमा, उसके लिए अपने कोई स्थान नहीं था अपने सोच विचार में। हाँ। हमारे सोच विचार में तो दर्शक की जो प्रतिक्रिया है, जो लोगों को अच्छा लग रहा है, उसमें कोई अगर गूढ़ अर्थ है और कोई सामाजिक संकेत है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करना, दैट्स ऑल। लेकिन वो शौक कमर्शियल सिनेमा, जिसको हम लोग सब कमर्शियल ही कहते हैं, बिल्कुल उसी से आया है। फिर बाद में किताबों के बारे में, फिर सिनेमा के बारे में किताबें बहुत बड़ी बात है, जी। वो अलग बात है। वो धीरे धीरे हमने आपको सुधारने की कोशिश की है। और सिनेमा से मेरा जो ये मोह है, ये अभी भी जैसा का तैसा कायम है। आज भी मैं फ्राइडे को सुबह 9, 9:15 वाला शो सिनेमा इसमें जाके देखता हूँ। अच्छा, भास्कर का आपका जो कॉलम है जी, वो लगातार कितने सालों से चल रहा है? 18 साल हो गए साहब उसको। अनियमित, मतलब नियमित डेली कॉलम 18 ईयर्स, कभी भी गैप नहीं हुआ? 18 ईयर्स में कभी एक दिन का भी गैप नहीं हुआ, नॉट वन डे। जैसे इन 18 सालों में मेरी 2-3 सर्जरी भी हुई है, तो सर्जरी के पहले 4 आर्टिकल लिख के भिजवा दिए हैं। अच्छा। और फिर बाद में जब आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में लाए हैं, तो वहाँ से लिख के भेजना शुरू किया। तो 18 साल में मैंने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, ये बात छोड़ दीजिए, मैंने रोज लिखा है। और ये 18 साल में कॉलम लिखते लिखते मैं एक बेहतर इंसान बना हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ। ये इस प्रक्रिया को बताएं, कैसे ये क्या होता है? बेहतर इंसान कैसे? मैं बताता हूँ कैसे होता है। जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं फिल्म की कहानी का सार बता दूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं हो, तो फिर वो देखने वाले हैं। इस फिल्म के सामाजिक संकेत क्या है, इसकी बात करें, और इस समय समाज का वातावरण क्या है, ये फिल्म किस तरह वहाँ फिट बैठ रही है, तो उस पर बहुत गंभीर रूप से सोचते विचारना करता हूँ। तो कुछ मेरे को अर्थ भी अच्छे मिलने लगे। और जब मैंने लिखना शुरू किया और दर्शकों के फोन या चिट्ठियाँ आती रही, प्रतिक्रिया मिलती रही, तो मन में वही प्रसन्नता हुई कि भाई लोग पढ़ रहे हैं आपको। अब ये जैसे ये भाव पैदा हुआ, एक जवाबदारी का भाव पैदा हो गया कि आपको सोच समझकर विचार कर कर लिखना है। कोई ऐसी हल्की फुल्की मजाकिया, अरे पूरी जिम्मेदारी का बेहद वाहियात कोई बात नहीं जाना चाहिए। और जो आपका कॉलम पढ़ रहे हैं वो सिनेमा, समाज और साहित्य के बारे में भी पढ़े, हाँ, और उनको पढ़ के भी सतह के नीचे झांकने की आदत पड़ जाए, ऐसा कुछ हो। तो एक जिम्मेदारी के भाव से मैं इतने दिनों में मिस क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि सुबह सो के उठ के मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो वॉक पर पहले 5-10 मिनट तो ईश्वर का नाम वाम लेने में निकलते हैं, लेकिन बाकी समय मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे आज लिखना क्या है। जी। और वो 1 घंटा 1.25 घंटे की वॉक के बाद आता हूँ, फिर अखबार देख के जवाबदारी के साथ लिखना प्रारंभ करता हूँ। और जब तक वो कॉलम पूरा नहीं हो जाता मैं बाकी कोई काम नहीं करता। इसलिए मेरा नियमित जाता है कि वो 11-11:15 बजे तक दिन में तैयार रहता है। अगर अपन ये सोचे कि 3 बजे लिख के भेज देंगे तो कोई और मसरूफियत हो सकती है ना, कहीं बिजी हो जाते हैं बस। तो मैं पहला काम मेरे लिए वो बिल्कुल रिलीजन की तरह है। ये कब शुरू हुआ था, किस तारीख को? शायद मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल तारीख बता सकता हूँ आपको। ऐसा कि भास्कर इंदौर में शुरू हुआ 84-85 में। तो मुझे रिव्यू लिखने के लिए निमंत्रित किया गया, क्योंकि नई दुनिया के विशेषज्ञ वगैरह में मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो वो मैं काम करता था, पर उस समय 1-1.5 साल काम करने के बाद मैंने वो बंद कर दिया था। फिर बाद में 87 में सुधीर अग्रवाल आए इंचार्ज बन के, तो उन्होंने पहला का कुछ पढ़ा पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बुलवाया उन्होंने और एक आधा पृष्ठ संडे का दिया फिल्म लिखने के लिए। तो वो चलता रहा सिलसिला 3-1 साल तक। फिर वो बंद हो गया। फिर सुधीर अग्रवाल ने मुझसे कहा कि आप नवरंग का संपादन करो, ये 4 पेज का फिल्म सप्लीमेंट होगा, और अगर टैबलॉइड साइज में होगा तो 8 पेज का होगा। तो वो संपादन मैंने 3 साल तक किया। उसके बाद नवरंग किसी तकनीकी वजह से दिल्ली या भोपाल कहीं शिफ्ट हो गया, खनन वगैरह का चक्कर था। तो सुधीर अग्रवाल से मैंने कहा मेरा काम तो खत्म हो गया। तो उनका देखिए आप सैलरी हर महीने लेते रहिए बगैर काम के। ऐसा सिलसिला कुछ 4-5 महीने तक चलता। फिर एक दिन उन्होंने बुलाया कि आपके लिए काम आ गया। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने शनिवार में 500-600 शब्दों का डेली कॉलम। मैंने कहा सुधीर जी महीने भर के बाद कॉलम नहीं चलेगा। सिनेमा में इतना रुचिकर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है कि डेली कॉलम साल भर चला लो। तो उनका भैया आपको लगता है कि महीने भर ही है, आप महीने भर लिख दीजिए। हाँ, बंद करना तो हमेशा आपके हाथ में होगा ना। अब मैंने लिखना शुरू किया, तो श्रवणकर संपादक थे हमारे उस जमाने में, मैंने उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा यार एंटरटेन भी करो, एजुकेट भी करो और इनलाइटन भी करो। तीनों चीजें करो, इनलाइटन करो, एंटरटेन करो और इन्फॉर्मेशन भी दो। तुम तो फिल्म इंडस्ट्री से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हो 25-30 साल से, तुम्हारे पास सारी जानकारियां हैं। तो लिखना शुरू किया। वो पहले दिन से ही कॉलम पॉपुलर हो गया। और इसमें भास्कर का सहयोग ये है कि उन्होंने पहले 6 महीने उसका स्थान फिक्स कर दिया कि विज्ञापन भी आए तो इसका स्थान नहीं हटेगा। तो वो एक जगह देखने की लोगों को आदत पड़ गई। जब वो कॉलम पॉपुलर हो गया तो फिर उसकी जगह सरकाई भी गई, पर वो पॉपुलर हो गया। पहला लेख क्या था याद होगा? अब मुझे अच्छी तरह याद है। पहला लेख था ये बंगला टूटे न्यारा। ये बंगला टूटे न्यारा? टूटा न्यारा। उस जमाने में सायना बानू का जो बंगला था उसके पास एक जमीन खाली थी, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था और दिलीप कुमार का बंगला भी तोड़ के वहां पर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह बनने वाली थी। और उसी दरमियान अजंता में भी बिल्डिंग नहीं बनी टूट के। तो जो बंगला हमारे लिए क्या होता है, फिल्म सितारा बंगले में रहता है, सितारे की एक छवि होती है लार्जर देन लाइफ। तो बंगला एक प्रतीक हो गया। और के.एल. सहगल का बहुत खूबसूरत गाना था एक बंगला बने न्यारा, तो मैंने उसको कर दिया एक बंगला टूटे न्यारा। तो ये किन किन कलाकारों के बंगले टूट के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, ये बन चुकी है, इसमें पहला कॉलम था। वो था सर 11 नवंबर 94 का था वो कॉलम। तो 94 से 19 साल। हाँ, 19 साल चालू है। 19 साल से बगैर किसी ब्रेक के। बगैर किसी ब्रेक, बिल्कुल बगैर किसी ब्रेक के। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने इकट्ठे बैठ के 4 कॉलम लिख के भेज दिया। रोज ही लिखता हूँ। वो बीमारी का जो डॉक्टर बोलता है सर्जरी होगी या कुछ ही होगा, तब ऐसी अवस्था में 2-3 बार 3-3 4-4 आर्टिकल भेजे हैं। अब वो आर्टिकल लिख के मैं बेहतर इंसान इसलिए हुआ कि जो दर्शकों की प्रतिक्रिया आती थी अजय साहब, वो बहुत रिवीलिंग थी कि लोग इतने ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं और ऐसा ऐसा इसको रिएक्ट कर रहे हैं, अगर नापसंद भी कर रहे हैं तो कारण बता रहे हैं। तो इसमें अजीब और गरीब अनुभव होते रहे सर। जैसे एक दिन सुबह एक विदिशा से लड़का आया 7 बजे कि साहब मैं तो
किसान का बेटा हूँ और किराने की छोटी सी दुकान है और 9वीं क्लास पास हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ और आपका लेख मैं रोज पढ़ता हूँ और हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन मुझे लेख समझ में नहीं आता है। अच्छा। तो मैंने कहा फिर रोज क्यों पढ़ते हो? बोले नहीं समझ में आता है, फिर भी मेरे मन में ये फीलिंग है कि है कुछ ग्रेट। तो मेरे दिमाग के चक्षु खड़े हो गए कि ये क्या बात कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मेरे मन में ये एहसास है कि ये कोई है चीज ग्रेट है। तो किसी भी चीज को समझने से ज्यादा जरूरी उसको महसूस करना है जी। हाँ, तो वो मेरे लिए गाय का घी लेके आया था कि सर ये खाइए, आप शक्तिवान बनिए सर, आपको बहुत मजा आता है आपको पढ़ने में। नहीं समझ में आता तब भी पढ़ते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े विचित्र अनुभव हुए यार। एक जगह एक पति पत्नी में डिवोर्स का तय हो गया था, तो दूसरा मकान वगैरह देख रहे थे, तो एक ही चीज कॉमन थी, अखबार एक ही आता था, रहते अलग अलग थे घर में, अखबार एक ही था। तो साथ में बैठ के पढ़ते थे और शुरू फिर कॉलम से करते थे। तो धीरे धीरे वो उनके संबंध सुधर गए और तलाक कैंसिल हो गया। तो एक बड़ी गिफ्ट लेके मेरे घर आए, गिफ्ट के साथ आपके तलाक हो गया। ये चीजें आपको बहुत आह्लाद देती, बहुत खुशी देती है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें लोगों पाठकों की सहभागिता। तो देखिए पार्टिसिपेशन कितना है उनका। हाँ, तो ऐसी कई घटनाएं हुई, तो मैं बेहतर इंसान भी होता गया कि जो तू लिख रहा है यार, झूठ मत लिख, बंदे वही लिख जिसका तेरा कन्विक्शन है। हाँ, जो बात तुझे नहीं अच्छी लग रही वो कहने की बुरा है। तो ये इस तरह से मैं 18 साल में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं बेहतर इंसान हुआ हूँ लिखते लिखते। और इसका सारा श्रेय पाठकों की प्रतिक्रियाओं को है, उनके साथ मेरे डायलॉग को है। मैं बहुत चिट्ठियाँ आती है, फोन्स भी आते हैं, कई जगह मुझे अपने परिवार का सदस्य मान लिया गया है। कभी एक बार रायपुर से उसके पास किसी जगह से फोन आया कि आपकी तस्वीर भेज दीजिए, हम अपने घर के मंदिर में लगाना चाहते हैं। मैंने कहा आप तो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो, अगर मेरी तस्वीर उसके साथ लग गई तो कहने का बेटा जल्दी आ जाओ, ऊपर तुमसे बात कर ली। तो मैंने कहा देखिए मैडम, मैं आपको तस्वीर नहीं भेजूंगा। ये उस जमाने की बात है अजय जी, जब फोटो नहीं चलता था के साथ। तो मैंने कहा देखिए मैडम, आपने मेरे पूरे लिखने को खोटा साबित कर दिया। मेरा पूरा लिखने का प्रयास ये है कि किसी भी चीज को कि भक्ति मत कीजिए आंख बंद करके, तब तोलिए चीज को, ठीक क्या है, अपना विवेक को डेवलप कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जब आप मेरे तस्वीर लगाना चाहती है, मतलब आपने मेरे लिखा को समझा ही नहीं है। मैं तो हर तरह के पूजा और हर तरह के महान बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ हूँ। तो ऐसा भी होता है अनुभव। अच्छा, फिल्म बिरादरी से आपके बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं, क्या उससे भी कभी कॉलम आपका प्रभावित हुआ? देखिए आपको जान के या उससे क्या, मैं 2 सवाल है, एक तो क्या प्रभावित हुआ, दूसरा जब कॉलम लिखने में उससे कोई मदद मिलती है? देखिए इसका पहले तो मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ जो आपको आश्चर्यजनक लगेगी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरे निकट के मित्र हैं, भले कपूर खानदान, राकेश रोशन का खानदान, सलीम खान साहब का खानदान, और भी कई लोग हैं, महेश भट्ट साहब, राम गोपाल वर्मा, कई लोगों की फिल्म हम नियमित लगा रहे हैं वर्षों से। ये अभी कुछ समय पहले लोगों को मालूम पड़ा कि मैं कॉलम लिस्ट हूँ। अच्छा, मैं डेली लिखता हूँ। देखिए ये हमारे फिल्म वाले हिंदी नहीं पढ़ते, तो मैं अपना कॉलम किसी को भेजता भी नहीं। अच्छा। वो पढ़ेंगे तो नहीं। मैंने राज कपूर की किताब लिखी, राज कपूर के परिवार में किसी ने नहीं पढ़ी, हालांकि सबको कॉपी दी है मैंने। वो हिंदी नहीं पढ़ते यार, और ये मेरे को दुखद लगता है कि आप हिंदी फिल्में बनाते हैं और आप हिंदी पढ़ते नहीं हैं। और ये इस देश में ये डिवीजन तो क्लियर कट है, अंग्रेजी अखबार में तनख्वाहें ज्यादा है, हिंदी में कम है। इस देश में इस समय 17 करोड़ पाठक है अखबारों के, जिसमें 15 करोड़ पाठक रीजनल लैंग्वेजेस के हैं, केवल 2 करोड़ पाठक अंग्रेजी भाषा के हैं। पर उसका विज्ञापन की दर भी ज्यादा है, वहाँ तनख्वाहें भी ज्यादा है, वहाँ इज्जत भी ज्यादा है। इसका मेरे को दुख भी है। अब आपका सवाल था ये है कि इससे अभी आप प्रभावित हुए क्या? तो मैं इस तरह से प्रभावित नहीं हुआ कि मान लो मैं अपने किसी मित्र के फिल्म के खिलाफ लिख रहा हूँ तो वो उस तक के तो पहुंचने वाला ही नहीं है, तो मेरी दोस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या अजय? लीडर होकर लिखो, वो उनके पहुंचने नहीं है।
बहुत कम लोगों को मालूम है कि डेली कॉलमनिस्ट हूँ। यानी गुलजार को मालूम है, पर गुलजार को ये नहीं मालूम कि उस कॉलम को 18 साल हो गए। जब उसका पहला साल हुआ था और एक किताब निकली थी तो वो आए थे विमोचन करना। जावेद अख्तर को मालूम है, सलीम खान को मालूम है, पर ये लोग कोई रेगुलर पढ़ते थोड़ी कॉलम मेरा। तो एक तो ये है कि मैंने बेझिझक लिखा है, अपने मित्रों की फिल्म भी अगर खराब लगी है तो क्यों पढ़ते हैं? कोई दोस्ती टूटने का खतरा नहीं है। मैं कोई बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ, तो दोस्ती टूटने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन लिखने में मुझे मदद मिली बहुत है, इन द सेंस कि मैंने फिल्म बनते हुए देखी है, फिल्म वालों के साथ दिन रात उठता बैठता हूँ। तो जैसा विष्णु खरे साहब ने कहा कि इतिहास दो तरह का होता है, एक महाराजा का या बादशाह का पेड़ दरबारी इतिहास लिखता है, वो दरबार में बैठ के अपने घर में बैठ के इतिहास। एक इतिहास होता है सब लेटरल हिस्ट्री, वो सिपाही लिख रहा है जो युद्ध में शामिल है। तो खरे साहब ने कह रहे हैं कि चौकसे के फिल्म के बारे में लेखन की विशेषता ये है कि वो सब लेटरल हिस्ट्री है, वो उस जंग में शामिल है, उन्हें चोट भी खाई है, पैसा भी है, कमाया भी है। तो इस तरह से है। मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बहुत ऐसी किसी फिल्म की तारीफ कर दी हो जो मेरे दोस्त ने बनाई हो। सर मेरे सबसे अधिक मित्रता दो परिवार से रही, कपूर परिवार और सलीम खान का परिवार। मैं राज कपूर के 2 जून का निर्माण दिवस पे उनके घर पूजा पाठ होता है, नियमित जा रहा हूँ, परसों से जा रहा हूँ, और हर साल आर्टिकल भी लिखता हूँ। और एक साल में अपने साथ आर्टिकल लेके भी गया, मतलब छपने वाला तो 2 जून को था, मेरे हाथ का लिखा हुआ मेरे पास था। तो पूजा पाठ वगैरह के बाद ऐसे मैंने भाभी जी से कहा कि भाभी जी मैं रोज हर साल जब राज साहब को लिखता हूँ 2 जून में तो नया कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। इस साल का ऐसा है कि मेरे को लगता है कि आप अगर सुन ले तो अच्छा है। साहब उसकी थीम ये थी कि राज कपूर को मैंने 17 साल हो गए, अगर हिंदू पुनर्जन्म की अवधारणा सही है तो वो नया जन्म ले चुके होंगे, और अगर राज कपूर अभी 17 का है तो ये तय है कि 2-3 प्रेम तो उसके हो चुके होंगे। फिर उस कॉलम का अगला हिस्सा ये था कि मान लीजिए राज कपूर श्री 420 के नायक की तरह इलाहाबाद शहर से ईमानदारी का गोल्ड मेडल और BA पास होने की डिग्री लेके मुंबई शहर आता है एक्टर बनने के लिए, तो सब जगह भटकता रहेगा, उसको काम नहीं मिलेगा। आखिर में सब जगह भटक के वो RK स्टूडियो जाएगा और दरबार से कहेगा मुझे अंदर जाना है। दरबार कहेगा भैया कहीं और जाके काम देखो, यहाँ तो बड़े साथ जब से बने फिल्म बनती नहीं है। अब ये एक्चुअली तीनों भाइयों की आलोचना है। सही बात है। और वो बैठे भी थे और थोड़े खफा भी हुए, पर भाभी जी खुश हुई, उनका बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है कि कई लोग बुरा मान जाते हैं कई बार, पर ये उनकी दरिया दिली है कि वो उसी दिन का गुस्सा था, बाद में किसी ने उसको पाला नहीं है। पर मेरे को ये एडवांटेज जरूर है सर कि फिल्म देखता हूँ तो फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया से मैं नजदीक से वाकिफ हूँ, मैंने बनाई भी है, तो थोड़ा मेरे नजरिए में फर्क है, इससे आता है फर्क। जी। अच्छा एक सवाल और है कि हिंदी जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी के प्रति फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा लगाव नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि फिल्मों का बिजनेस है, फिल्मों का सारा हिंदी बाजार है, अपना पैसे वहाँ से आते हैं थोड़े बहुत। पहले बहुत ज्यादा आते थे, बीच में कम हो गए थे, अभी फिर से वो पैसे बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके हिंदी के प्रति ये दुराव क्यों है उनके मन? दुराव है या कह लें कि उसको अनभिज्ञता है, वो जानते ही नहीं कि इसकी कीमत क्या है। एक्चुअली वो जानते ही नहीं। कारण क्या है कि ये जो बम्बई के फिल्म परिवार के लड़के हैं ये सब कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के हैं, जिन्होंने सारी पढ़ाई की है वो अंग्रेजी मीडियम से की है। फिर सिनेमा उद्योग में फिल्म बनते समय जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी है, टेक्निकल सारी किताबें अंग्रेजी भाषा की है ना, तो वो पूरा फिल्म के उद्योग का भीतर का वातावरण अंग्रेजी में है। अपने डायलॉग भी रोमन हिंदी में लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जाती है। तो हिंदी के प्रति अगर आप अजय भाई थोड़ी देर के लिए फिल्म उद्योग को भूल जाइए, पूरे देश में हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार कहाँ नहीं है? क्या बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं है? कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में कौन हिंदी बोलता है? देखिए भाषाओं का मेरा विश्वास ये है कि जो भाषा आपको रोजी रोटी दिलाती है, पैसे दिलाती है, लोग वो भाषा सीखते हैं।
तो भारतवर्ष के बहुत से लोग अंग्रेजी इसलिए सीखे हैं कि वो उनको रोजी रोटी दिला रही है। जब मुगल आए थे और फारसी और उर्दू का चलन हुआ तो लाखों हिंदू लोगों ने उर्दू और फारसी सीखी, क्योंकि वो दरबार की भाषा थी, नौकरी की भाषा थी। इसी तरह जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी की भाषा हो गई। अंग्रेजी और उर्दू के भाषा में हमारा अंतर क्या हुआ कि जब तक मुगल बादशाह थे हमारे लोगों ने उर्दू सीखी, फिर कुछ लोग तो उर्दू साहित्य से जुड़े रहे, लेकिन आम आदमी ने उर्दू सीखना बंद कर दिया। यहाँ तक कि आम मुसलमान ने भी उर्दू सीखना बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद, मुगलों के साम्राज्य के जाने के बाद उर्दू और फारसी का महत्व भारतवर्ष में घट गया। अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज जाने के पहले भारत की जीवन शैली में अंग्रेजियत घुल चुके थे। जीवन शैली में अंग्रेजियत आ गई ना, वो नहीं जा रही है। अच्छा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो ये विरोधाभास है फिल्में हिंदी में बनाना लेकिन निजी बात व्यवहार में हिंदी का इस्तेमाल न करना, इसको आपने करीब से देखा होगा। बहुत करीब। तो इसकी वजहें क्या है? ये वजह एक तो फिल्म तो वो हिंदी में बनाते हैं, फाइनली जो प्रोडक्ट आता है हिंदी में आता है। एक आम दर्शक का ये दम्भ है कि फिल्में हिंदी में बनती हैं, तो ये लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं? उनको कभी वो उनको दोगलापन कहते हैं। इसका कारण ये नहीं है। अजय भाई, क्या जब हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई है, ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम के दिन थे जी, 1913। गांधी जी 1915 में आ गए थे और हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग इस उद्योग से जुड़ना चाहते थे और जुड़ने के लिए आए भी जी। तो मराठी भाषी लोगों ने ये उद्योग शुरू किया। तो देखिए अजय भाई, कितनी विचित्र बात है कि 1913 से 1931 तक मूक फिल्में बनती थी जी। जब तक वो मूक फिल्में बनती थी वो अखिल भारतीय थी। जब फिल्में बोलने लगी तो क्षेत्रीय हो गई। हाँ, है कि नहीं? वो क्षेत्रीय हो गई। ये मराठी भाषा की फिल्म है, ये गुजराती भाषा की फिल्म है, ये पंजाबी फोक का गाना है, ये बिहारी का गाना, ये शुरू हो गया। तो शुरू में फिल्म उद्योग में ये तय पाया गया कि सारी व्यवहार की बातचीत अंग्रेजी होगी, क्योंकि अंग्रेजी की फिल्म ग्रामर की अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़ के लोग फिल्मकार बने। कोई पूरा इंस्टीट्यूट की तरह इंस्टीट्यूट नहीं थे, स्टूडियो में लोग सीख सीख के फिल्म मेकर बने। और फिर इंस्टीट्यूट में भी कुछ भारतीय सिद्धांत पढ़ाए नहीं जाते। कोई भारतीय फिल्म का सिद्धांत अभी तक विकसित भी नहीं हुआ है और कम से कम लिखा नहीं गया है। प्रैक्टिस में है लेकिन किसी ने भी उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश नहीं की अभी तक। जी हाँ, और फिल्म उद्योग के जो लोग हैं सर, वो कुछ जानकर हिंदी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ की भाषा ही अंग्रेजी बन गई है, इस मीडियम की भाषा ही अंग्रेजी बन गई। सारी किताबें इसकी। अच्छा, आप बताइए, आप खुद हिंदी के बहुत बड़े जानकार हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने हिंदी भाषा में सिनेमा की कोई तकनीकी किताब पढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने नहीं लिखी नहीं किसी ने। आज भी अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग में पढ़ना चाहते हैं तो द स्टोरी करके किताब पढ़ते हैं, या और भी जो टेक्निकल किताब है, फोटोग्राफी की सारी किताबें अंग्रेजी में। तो ये अंग्रेज सारी फिल्म उद्योग वाले जानबूझकर हिंदी की कोई अवहेलना नहीं कर रहा, ना अपमान कर रहा। वो व्यवहार की बात हो गई। हाँ, और जो भाषा में फिल्म बनती है वो है हिंदुस्तानी। मैं नहीं समझता कि इवन राष्ट्रीय फिल्म में भी जो जिनमें हिंदी में नामावली वगैरह आती है, उनका भी स्क्रिप्ट मैं समझता हूँ शायद अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। संवाद भले हिंदी में लिखे जाते हो। तो हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार इस देश में हर क्षेत्र में है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में जान के है। फिल्म वाले जानकर अपमान नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी है, उनका सोच विचार अंग्रेजी है। अच्छा, फिल्म जब आप लिखते हैं फिल्मों पे, मैं खुद आपका नियमित पाठक हूँ, मैंने महसूस किया कि आप विषय कोई भी शुरू करें कहीं से भी और अचानक उसमें छलांग लगती है या उड़ान भरता है, वो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है और ऐसा नहीं लगता कि जैसे फिल्मों का फ्लैशबैक होता है या कह लें कि प्रिज्यूम किया जाता है कि आगे क्या हो सकता है। तो उस ढंग से पूरा कॉलम चलता है, जबकि 600 शब्द हैं और कई सारी जानकारियां। जैसे उस समय अगर आप अलग से देखें या कोई दूसरा पढ़ रहा हो जो पहली बार पढ़ रहा हो तो उसको ये लगेगा कि क्यों है। आप लिख रहे हैं राज कपूर के बारे में, तो आपको जर्मनी जाने की क्या जरूरत है, आपको रसिया जाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ राज कपूर पर रहिए। जो आम तो हिंदी में तरीका है लीनियर
हाँ लिखने का। हाँ, वो मेरा नहीं है। हाँ, तो ये स्टाइल कब से और कैसे मैं डेवलप हुआ? आपसे अगर सिंपल प्रश्न पूछता हूँ आपसे, क्योंकि हमने जो मुझसे प्रश्न पूछा उसका जवाब भी इसी में है। जब आप मनी मन कोई विचार कर रहे होते हैं तो क्या कोई अर्धविराम विराम लगाते हैं? आपकी जो विचार प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें कोई ग्रामर नहीं है, न कोई आप अर्धविराम लगा रहे हैं न विराम लगा रहे हैं। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स है अंग्रेजी में, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैंने पढ़े भी हैं, तो ये फ्लैशबैक जो कह रहे हैं आप, वो बात आती है जब हम बैठ के विचार कर रहे होते हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वर्तमान समय के बारे में विचार कर रहे हैं, पर उसी समय विगत भी हमारे मस्तिष्क में कौंध रहा है और भविष्य की चिंता भी हमको सता रही है। तो एक क्षण जो होता है उसमें पास्ट का भी कुछ हिस्सा हमेशा मौजूद होता है और भविष्य का संकेत मौजूद होता है। तो कोई गुजरा हुआ वक्त गुजर कर भी पूरी तरह नहीं गुजरता और आने वाला वक्त आने के पहले अपनी परछाई डाल देता है। तो मैं तो वो क्षणों को पकड़ता हूँ कि मैं राजकपूर में लिख रहा हूँ और मुझे वो लिखते लिखते एक जर्मन नॉवेलिस्ट का टिंड्रम किताब याद आया, तो मैंने वो वहाँ पर कोट किया कि टिंड्रम में इस तरह की ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी लेखन शैली जो पूरी है ना, मैं जिस प्रक्रिया में विचार कर रहा हूँ वैसे ही कागज पे लिख रहा हूँ। तो लेकिन इसमें साथ में ये भी मैं देखता हूँ कि कभी भी आप एकेडमिक होने की कोशिश नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं लगता है कि आप नेम ड्रॉपिंग कर रहे हैं, या ये नहीं लगता है कि ज्ञान बघाड़ रहे हैं, या कहीं आप दूर हो रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी अबूझ बातें या कह लें कि टेक्निकल बातें भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और समझ में आने लायक के वाक्यों में लिखा जाता है। सर मैंने जो साहित्य भी पढ़ा है और जो फिल्में भी देखी, फिल्में में व्यवसायी देखी है ना, और साहित्य में जो पढ़ा है वो अच्छा भी है, लोकप्रिय भी है। मुंशी प्रेमचंद सर्वकालिक महान लेखक है, फणीभूषण रेणु सर्वकालिक महान लेखक है ये, लेकिन ये महान भी है और रुचिकर भी है। आप रेणु की कहानी करते हो कभी बोल नहीं हो सकते, मैं लिख के देता हूँ आप कभी बोल नहीं हो सकते। आप कमाल के लेखक है। तो अपने सारी जिंदगी किताबें भी ऐसी पढ़ी है भैया, जो एड्रेस कर रही है अधिकतम को। हाँ, तो वो वैसे मेरा उससे विचार भी बन गया है। तो आई एम ऑल्सो एड्रेसिंग। मैंने सिनेमा शास्त्र की कोई किताब नहीं पढ़ी है। अच्छा। नॉट ए सिंगल। मेरे से आप पूछेंगे कि थोड़ा के सिनेमा की विशेषता क्या है, टोरंटो में क्या है, तो मैं नहीं जानता क्या है, तो मैंने देखी भी बहुत कम है। मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने अमेरिकन सिनेमा देखा तो कॉमर्शियल ही देखा है। रशियन देखा तो मैं उस जमाने का देखा जब रशियन सिनेमा पूरे वर्ल्ड को अपील करता था। बैलेड ऑफ ए सोल्जर, ट्रेन्स आर फ्लाइंग, ये देखा है अपन। हमने ट्रॉफा नहीं देखा, हमने टोरंटो वगैरह हम नहीं जानते। मैं वो क्लासिकल स्कूल का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मतलब शास्त्रीय होने की कोशिश नहीं करते। नहीं, कभी नहीं। वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं होके क्या करूँगा यार। हिंदी में मैं एमए कर रहा था। अब ऐसे टीचर कैंडिडेट परीक्षा देने बैठ रहे हो आप क्लास में तो होशियारी दिखाते हो, पढ़ाते हो अंग्रेजी है। तो मुझे लगा कि यार तब तो हिंदी में एमए कर रहा है, अगर फर्स्ट क्लास नहीं आया तो आपके विद्यार्थी ये सोचेंगे आपका डबल स्टूडेंट है। तो हमारे गाइड थे देवेंद्र कुमार जी जैन, प्रोफेसर थे, वो हेड डिपार्टमेंट है हिंदी के। तो उनके पास गया कि सर ये क्या करोगे प्रभु, मर जाएंगे इसमें, खराब नंबर आए तो उदाहरण क्या होगा, और फिर नौकरी का भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उनका देखो बड़ी सिंपल बात है, एक पर्चा ऐसा आता है जिसमें अगर तुम संस्कृत का ग्रामर घोट सको, 40-50 पेज की किताब है, उसमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। वो एक पर्चा ऐसा जिसमें 70 नंबर भी मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मैंने घोट लिया, वो जो किताब थी 50 पेज की, उसको घोट लिया, रट्टा मार दिया। और रट्टा रिप्रोड्यूस भी। अच्छा, मेरी मेमोरी ऐसी कि जब मैं किसी भी परीक्षा में बैठा हूँ तो जो मैंने नोट्स हाथ से बनाए हुए हैं, लिखते समय मेरे सामने उनका क्लियर विजुअल रहता है। तो मुझे मालूम है कि ये पेज यहाँ पर मुड़ा हुआ था, ये मार्जिन में हरकत की है मैंने। तो परीक्षा में मेरे को मेरी विद्वत्ता से अंक नहीं मिले, मेरी याददाश्त से, और मेरे लेखन में भी मेरी याददाश्त बहुत मदद करती है। सब पुरानी फिल्में याद आ जाती है। कई बार उस बात से ईर्ष्या होती है जब आपको पढ़ते हुए, जब लगता है कि बगैर किसी ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लगता नहीं हो, सच में व्यवहारिक भी नहीं है कि लिखते समय आपके पास रेफरेंस बुक रहते हैं। कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिनेमा की सबसे कम किताब है।
सबसे कम किताबें, और जो किताबें वो पॉपुलर किस्म की है। ये सादर सदन मंटो की किताब है, बलराज साहनी की किताब है, इस तरह की किताबें हैं। और मनमोहन चड्डा का हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा है। हाँ, और बस कोई खास नहीं मेरे पास किताबें, और मेरा रेफरेंस भी नहीं है ना, मैंने कुछ सहेज के रखा है कि इतने सालों का है तो कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं कई बार जब मेरे लेख में कविता कोट करता हूँ तो उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि मैं तो याददाश्त से कोट कर लूँ ना। तो एक दो बार मुझे भोपाल से नाराजगी के फोन आए कि जरा आपने जो शेर लिखा उसका काफिया दुरुस्त नहीं था। अरे हम खुद चुस्त हो तो काफिया दुरुस्त, हम तो सुस्त है। एक बार बैठक में आधे पौन घंटे में जो लेख लिखा वो लिख लिया, उस समय जो कविता याद आई कोट कर दी, जो फिल्म याद आई कोट कर दिया। दिन भर बैठ के कॉलम नहीं बनाता उस समय। अच्छा, मुझे तो कंप्यूटर में नहीं आता कि मैं गूगल में देख लूं कि इसने कितनी फिल्में की है, मुझे ऐसी सवाल याद है यार। असल में मेरे याददाश्त बहुत अच्छी है, जिसको कुछ लोग इंटेलिजेंस समझते हैं, वो इंटेलिजेंस नहीं है, और याददाश्त चाहिए। अच्छा, अपने लिखे के अलावा आप क्या पढ़ते हैं? मेरे को सर बहुत रुचि है पढ़ने का। मैं अच्छा, फिल्मों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं दूसरों का? हाँ, जरूर पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता हूँ मैं। और ऐसे मैं उपन्यास भी पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्रीज भी पढ़ता हूँ। यार, मेरी एक बहू डॉक्टर है, तो एक हाउस मैगजीन करके आती है, हाउस होल्ड डॉक्टर करके मैगजीन, वो मेडिकल साइंस की मैगजीन है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। एक बार मैंने किसी कॉलम में अपने बच्चों की फिल्म का वर्णन किया कर रहा था, तो वो हाउस होल्डर मैगजीन जो है डॉक्टर्स की, वो दक्षिण भारत से निकलती है, उसमें एक आर्टिकल था, सूरदास ने बचपन का जो वर्णन किया है वो बचपन की व्याधियों का वर्णन भी किया उन्होंने, और उसका कैसे सिम्टम होते हैं ये भी लिखा है। तो सूरदास जी तो अंधे थे, पर उन्होंने बड़ा, उनका पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वो चित्र सामने रहता है। तो मैंने मेडिकल साइंस, बच्चों की बीमारियां, सूरदास सब जोड़ के लिख दिया, तो मैं वही पढ़ता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन वेराइटी ऑफ रीडिंग। जैसे मैं 6 महीने पहले किताब पढ़ के हिल गया था। किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, रिटन बाय जॉन पार्कर। अब ये किताब का नाम मुझे सजेस्ट किया था इंदौर के मिस्टर मित्तल ने, जो सिनेमा में बहुत रुचि लेते हैं, चार्टर अकाउंटेंट है, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था। वो नाम मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो किताब मैंने ढूंढ के मंगवाई। किताब का नाम फिर से बता दें। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा। उस किताब में कैसा है, अमेरिका में एक संस्था है हिटमैन, वो गुप्त संस्था है। वो क्या करते हैं, कॉलेज में उनके लोग भेज के देखते हैं कि कौन से लड़कों के जीवन में ये विभक्त परिवारों से आए हैं, किसी तरह का आक्रोश है, असंतोष है, और व्यवस्था के खिलाफ कुछ है, और इनका कुछ बनने वाला नहीं है, कोई बड़ा कैरियर नहीं बनेगा। उनको अपनी संस्था में बुलाते हैं, 5 साल की ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको गरीब देशों में भेजा जाता है कि वहाँ के सरकारी अफसरों से दोस्ती करो, मंत्रियों से करो, पब्लिक में घूमो, हाँ, और उनको समझाने की कोशिश करो वे नेताजी आप पॉपुलर होना चाहते हो तो अपने देश का विकास करो। वो नेता बोलेगा विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो आप बोलो हम दिलाएंगे, आप लोन हम दिलाएंगे, वो लोन दिलाते हैं। उसके बाद विकास नाम की चीज होने लगती है, विकास होने के बाद लोग अय्याश हो जाते हैं, वो देश इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाता, फिर वो अपनी कोयला की खदानें, लोहे की खदानें सस्ते में उन कंपनियों को बेचता है जो इनका इशारा मालिक ने वहां से किया बैठ के। तो ये एक नए किस्म का साम्राज्यवाद है कि आपको फौज भेजने की जरूरत नहीं है। वो हिटमैन गरीब देशों में आंदोलन भी कराते हैं, रातों रात कई आंदोलन में देखा आपने टोपी आ गई, एक रात में 30 लाख टोपी कहाँ से बन के आ गई, कौन सा कारखाना पहले से बना होता। वो लोग आंदोलन भी आयोजित करते हैं कि भारत की तरक्की रोकना है, तो एटॉमिक पावर जहाँ पर खुलने वाला है वहाँ आंदोलन खड़ा कर, इससे जनहानि होगी, बांध बन रहा था आंदोलन खड़ा कर, जमीन डूब में आ गया। जिसने किताब लिखी वो हिटमैन रहा है। उसने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, हमने कैसे तबाह किया, किन देशों में हमने खदानें कैसे हथियाई, मुझे बहुत रुचिकर लगी है। और आज भारत में जो अगला चुनाव होने वाला है अजय जी,
दोनों जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और विरोधी दल, ये कुरुक्षेत्र है। भांति भांति के रथ है, हर एक रथ में एक ही ध्वजा फहरा रही है, विकास की ध्वजा। भाजपा में विकास की बात कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, कम्युनिस्ट भी कर रहा है। ये विकास कौन सा है? 22 साल में सर मैंने जो विकास देखा, उससे गरीबों की गरीबी बढ़ी है, अमीर और अमीर हुआ, अपराध बढ़े। ये विकास का आयात किया हुआ मॉडल है अमेरिका का, जिसमें दोष ही दोष है, और उसके ऊपर चला रहे हो आप। किस विकास की बात कर रहे हैं भाई? जैसे मैं आपसे कहा ना, याददाश्त बहुत मेरी जबरदस्त है। अच्छा, फिल्म पत्रकारिता की बात करें, हिंदी की तो और अंग्रेजी की भी, भारत में फिल्म पत्रकारिता को किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी की जो फिल्म पत्रकारिता है वो बहुत ही अकड़ और इंटेलेक्चुअल हेकड़ी के साथ लिखी जाती है। उनका अंदाज हमेशा फिल्म का माहौल बनाने का होता है, और ये बताने का होता है कि ये टोरेंटो के मुकाबले में कुछ नहीं है, ट्रॉफॉक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बर्सन के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो लिखा जाता है अंग्रेजी अखबारों में, ये सिनेमा के बारे में नहीं है, उन आलोचकों के तथाकथित बौद्धिक अहंकार के बारे में है। मैं आपको मोटा उदाहरण देता हूँ। ताराचंद बलियाती, सूरज बलियाती की विवाह रिलीज हुई, मुझे तो यार अभूतपूर्व फिल्म लगी कि भैया धन्य यार ये हीरो कि जिस लड़की को प्रेम करता है, शादी करना चाहता है, शादी के बारे में आधी जल गई है, वो आधी जल गई लड़की से भी शादी कर रहा है। क्या प्रेम है, और पूरा हनीमून पट्टी बदलने में गुजर रहा है। तो मुझे अद्भुत फिल्म लगी, मैंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में उसकी हिस्ट्री की धुलाई हुई है, और उसका धंधा भी बॉम्बे में कम हुआ है और मध्य प्रदेश और बिहार में ज्यादा हुआ है, जैसे नदिया के पार का हुआ। तो रीजनल भाषाओं में और हिंदी में जो समीक्षा है, उसके समीक्षक कुछ प्रयास करते फिल्म को समझने का, और वो समझ के साथ फिल्म के बारे में लिखते हैं। अंग्रेजी की समीक्षाएं जो है उनमें बौद्धिक हेकड़ी है, उनको अपने ज्ञान के प्रदर्शन का, अहंकार का दिखावा करने का है। तो मैं पढ़ता हूँ, पर आई डोंट टेक इट सीरियसली। एक जमाने में अजीत बच्चन फ्री प्रेस में समीक्षा लिखते थे फिल्म की, बहुत अच्छी लिखते थे, वो मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन मुझे अभी तो मौजूदा इसमें ऐसा लगता नहीं है। और हिंदी की फिल्म पत्रकारिता के बारे में? हिंदी फिल्म पत्रकारिता में सर अब तो वो बहुत गॉसिप ओरिएंटेड हो गई है, लेकिन एक जमाने में हिंदी में, मराठी में, बंगाली में सिनेमा के बारे में गंभीरता से विचार होता था, है ना, और कुछ अच्छी बातें लिखी जाती थी। अब वहाँ पर भी गॉसिप बहुत हो गया है। अन्यथा पहले तो प्रयास हुए ऐसे बहुत हुए। अच्छा, आज भी आप एक बात देखना राजा साहब गौर से, कि गुरुदत्त हो, राज कपूर हो, शांताराम जी हो, इनके जन्मदिन आए या मृत्यु का दिन आए वगैरह, तो रीजनल और हिंदी के हिंदुस्तानी अखबारों में उसका मेंशन होता है। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी अखबार में कोई मेंशन नहीं होता, कभी मेंशन नहीं होता। लेकिन फिल्म पत्रकारिता कैसे सुधर सकती है, क्या होना चाहिए? फिल्म पत्रकारिता सुधरने के लिए सर, जो पत्रकार इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनको भारतवर्ष का गहन अध्ययन करना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, और बहुत सारी किताबें हिंदुस्तान के बारे में, वात्सायन जी की भी किताब है, अग्रे जी की किताब भी है, बहुत सारी किताबें आप जानते हैं सब। यार पहले आप देश को समझ लो, उसका मैंने कहने का तात्पर्य है कि देश को समझो तो उसके ऑडियंस को समझ लो, कि उसके अवचेतन में कौन से भाई बैठे हैं, उसके अवचेतन में कौन से सपने हैं, उसकी कमजोरियां क्या है। फिर फिल्म की कहानी में देखिए कि फिल्म के प्रेजेंटेशन में उनका कहीं जिक्र है, या कहाँ वो उनको छू रही है या नहीं छू रही है, इस तरह की समीक्षा लिखी जाए। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि फिल्मकार हो या फिल्म जर्नलिस्ट हो, हिंदुस्तान का इतिहास बांटना जरूरी है, सांस्कृतिक इतिहास बांटना जरूरी है। मैंने किसी भी फिल्म पढ़ाने वाले संस्था में हिंदुस्तान के इतिहास की, सांस्कृतिक इतिहास की कोई किताब लाइब्रेरी में नहीं देखी, कोई किताब नहीं देखी है। और हिंदी की फिल्मों के बारे में क्या कहेंगे?
जब से आप लिख रहे हैं तब से अभी तक कितने और के बारे में बहुत संक्षेप में अभी कहा। बहुत संक्षेप में मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ है। देखिए 100 साल में 15% फिल्में ही बॉक्स ऑफिस में सफल रही हैं, और इन 15% में 1 या 2% फिल्में या 5% फिल्में बहुत सार्थक रही हैं। तो सार्थक फिल्मों की संख्या 5वें दशक में जितनी थी उससे कुछ कम आज भी है। मैंने पिछले 2-4 साल में देखो ना यार, विकी डोनर बना है, कहानी बनी है, पाल सिंह तोमर बना है, शंघाई बना है, कई महत्वपूर्ण फिल्में बनी है, अच्छी फिल्में बनी है। हाँ, तो ऐसे ही आप कोई भी दशक उठा के देखो तो अच्छी फिल्मों की संख्या कमी है। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, बनी है, बल्कि मैं सोचता हूँ क्या 50 साल पहले विकी डोनर पॉसिबल था? नहीं था। क्या कहानी पॉसिबल थी? नहीं यार, कहानी का एक संवाद है, एक दृश्य है, पूरे संवाद तो पूरी तरह से नहीं कह सकता। मैं पिक्चर खत्म होने के 6-8 घंटे तक मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकला, वो महीनों घूमता रहा। वो लड़की प्रेग्नेंट बनने का नाटक कर रही है, प्रेग्नेंट तो है नहीं, उसको तो अपने पति के हत्यारे को ढूंढना है और अपने देश की असमत जो लुटी उसका बदला लेना है। अंत में वो अपने ससुर से कहती है कि मैंने जो प्रेगनेंसी का नाटक किया, मैं जाने क्यों अब मुझे लगने लगा कि वो बच्चा सच में तो मेरे घर पे है। क्या बात है यार, ये दिल को हिला देने वाली बात है अंदर कि आप गर्भवती होने का नाटक भी करो तो भी एक बच्चे का भाव, एक ममता आपके हृदय में जाग जाती है। ये अद्भुत है। ऐसी चीजें मुझे बहुत रोमांचित कर देती है। कई फिल्मों में होता है यार। वेडनेसडे में एक हैकर को पकड़ना है, लेके आया, स्टूडेंट का, कॉलेज का ड्रॉप आउट है कि ये कहाँ से बैठ के हमारे को उंगली कर रहा है मर्डरर, इसके कंप्यूटर को डिकोड करो। तो देखिए वो हैकर जो है वो ड्रॉप आउट है, यानी कॉलेज के सिस्टम में वो अनफिट है, पर अपने काम में जीनियस है। 5 मिनट पकड़ लेता है कि कहाँ से लेकिन पकड़ने का बताता नहीं कि तो देशभक्ति का काम होगा, बताता नहीं है। वो तो अनुपम खेर जबरदस्त इसको हटा के वो बटन दबा के देख लेता है। कितनी कमाल की बात है कि कंप्यूटर जीनियस जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में फेलुअर है, और ये आज के बच्चे कर रहे हैं। दे केयर अ डैम अबाउट डिग्रीज, दे आर लर्निंग थिंग्स विच हेल्प देम इन देयर लाइफ। तो मेरे को तो सिनेमा का दृश्य कभी भी निराशाजनक नहीं लगा। और आखिरी सवाल, पाठकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पाठकों के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी तरह से अपने हृदय में संवेदनाओं का रक्षण करें। आज के जमाने में जिस तरह का जीवन हो रहा है उसमें संवेदनाहीन प्राणी बनने की आशंकाएं बहुत मंडरा रही हैं, क्योंकि संवेदना अगर आपने रक्षण किया हृदय में तो फिर जीवन में बहुत सारी चीजें सरल हो जाती है। यानी मेरे दृष्टि में एक बड़ा ही जो अच्छी कुर्सी बना रहा है वो कविता लिख रहा है, जो मेहतरानी सुबह अच्छी तरह से झाड़ू बुहा रही है, क्लीन कर रही है सड़क को, वो कविता कर रही है। मेरे लिए कविता करने का मतलब श्रेष्ठ काम करने को कविता करना कहते हैं, है ना। तो मेरा संदेश ये होगा पाठकों को कि कविता करें, कविता पढ़ें, कवि बन जाइए। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आप पोइट्री लिखना शुरू करें। कवि का अर्थ है संवेदनशील व्यक्ति, और लेखक का अर्थ है जो सतहों के पार देख सके, वो कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी ताजा किताब का नाम है महात्मा गांधी और सिनेमा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। 225 रुपए की कॉपी है। 1 मिनट, हाँ ठीक, 225 रुपए की किताब है, महात्मा गांधी और सिनेमा। इसको मौर्य आर्ट्स ने पब्लिश किया बॉम्बे का। उनका टेलीफोन नंबर है 26614704, और उनका कोई वेबसाइट भी होगा, मौर्य प्रकाशन या मौर्य आर्ट्स के नाम से होगा, जो मैं नहीं जानता हूँ। तो पाठकों से गुजारिश है अगर संभव हो सके तो इस किताब को पढ़ने का कष्ट करके देखें। उसमें सिनेमा का इतिहास भी है पूरे 100 साल का। चलिए, हमने नई बात शुरू करी थी है, अपने कुछ और सवाल और कि आपके फेवरेट कौन लोग रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं, आपकी फेवरेट कौन सी फिल्में रही हैं, उनके बारे में थोड़ा। देखिए, मेरे फेवरेट फिल्म मेकर राज कपूर रहे, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने दिलीप कुमार को पसंद नहीं किया,
वैसा मेरे मन में कुछ नहीं। मैं गंगा जमुना को ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मानता हूँ। जो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है सर, वो हिंदी में है 2 बीघा जमीन, आवारा, मुन्ना, 420, जानते रहो, मदर इंडिया, प्यासा, 2 आंखें 12 हाथ। हाँ, ये सब अद्भुत फिल्में हैं। और इधर देवानंद की गाइड मुझे बहुत ऑल टाइम ग्रेट फिल्म लगती है। गाइड बहुत अच्छी होती है। काला बाजार बहुत अच्छी है देवानंद की। और दरअसल की फिल्में तो यार बहुत देखी और बहुत फेवरेट भी है, लेकिन मेरे को सबसे अधिक आनंद जो जीवन में आया है वो शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत, लता मंगेशकर, रफी मुकेश का है। गाने मेरे को अविस्मरणीय लगे हैं सर। और मुझे लगता है कि जितनी सेवा हिंदी की इन लोगों ने की है, गानों की लोकप्रियता माधुर्य के कारण है। हाँ, उसका मेलोडी है लेकिन लिरिक भी है। और मुझे हिंदी फिल्म गीतकारों में सर्वश्रेष्ठ गीतकार शैलेंद्र लगते हैं। मैं जानता हूँ साहिर साहब भी है, मजदूर साहब भी है, शकील साहब भी है, मैं इनकी कदर भी करता हूँ, पर मुझे लगता है शैलेंद्र से ज्यादा विलक्षण हिंदी सिनेमा में गीतकार नहीं हुआ। और शंकर जयकिशन का म्यूजिक मेरे बहुत कमाल है। अच्छा, हिंदी फिल्मों की विशेषता अगर मैं पूछूं, आपके हिसाब से क्या है जो बस दूसरे देशों की फिल्मों से अलग करता है? बताता हूँ आपको, आप भी मानेंगे ब्रदर साहब की प्यासा बहुत गंभीर सामाजिक फिल्म है, बल्कि प्यासा एक डॉक्यूमेंट है, हिंदुस्तान के कल्चरल पतन का एक डॉक्यूमेंट है। इस गंभीर फिल्म में एक गाना है, सर जो तेरा टकराए, ये दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, हम भी कॉमेडी गाना है जॉनी वॉकर का। मधुमती ऐसी इंटेंस लव स्टोरी में जॉनी वॉकर का गाना है, जंगल में मोर नाचा किसने दे, हम थोड़ी सी पी के बहके जमाने में। हमारे यहाँ गंभीर से गंभीर फिल्मों में इस तरह के प्रसंग हैं। हाँ, और एक पिक्चर है जो बहुत खराब फिल्म है, भंडलबाज। उसमें एक जिन है चिराग से निकला हुआ, वो सापित जिन है, उसकी शक्तियां गायब हो गई 6 महीने के लिए, और उसको हीरो के साथ एक पहाड़ पे चढ़ना है। 4 कदम चल के ऊंची सड़क है वो जिन का जो कैरेक्टर शम्मी कपूर ने प्ले किया था, वो बोलता है आज मुझे मालूम पड़ा आम आदमी बन के जीना कितना मुश्किल है। एक बहुत खराब फिल्म में कितना दार्शनिक वाक्य है। और उधर मधुमती और प्यासा जैसी संजीदा फिल्मों में जॉनी वॉकर का गाना है। हिंदुस्तानी सिनेमा की कोई परिभाषा ही नहीं कर सकते आप। कहा आपको क्या मिल जाएगा इसमें बताना कठिन है। इसमें कुछ भी निकृष्ट नहीं है, कुछ एक आध चीज अच्छी मिल ही जाती है। ये कुछ अद्भुत संसार है सर। ये अमेरिका के सिनेमा की तरह नहीं है कि इसमें जॉनर हॉरर है तो हॉरर नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ फिल्म में होता है, जैसा हमारे धार्मिक आख्यान रहे वैसा मामला है। तो हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब क्योंकि सिनेमा बदल रहा है। हाँ। सिनेमा में नए टेक्निक, नई चीजें, नए प्रस्तुति, नया कथ्य सब कुछ आ रहा है। हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सूत्र के तौर पर हमें पकड़ के रखना चाहिए, जो दिल को छू जाए। यानी विकी टोनर वैसे को इसलिए पसंद नहीं खाली तो उसके कथानक ये बोल्ड है कि वो वीर का प्रिजर्वेशन है, उसका डोनेशन है। वो इसलिए है कि उसमें दो बूढ़ी औरतें हैं, सास और बहू, वो दिन भर झगड़ा करती रहती है यार, दुश्मन है एक दूसरे की। रात में दोनों साथ बैठ के शराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ क्या प्रेम का व्यवहार हो जाता है। ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य, कमजोरियों के बीच में अपनी करुणा को और संवेदना को सहेजता हुआ मनुष्य, बस इसको खोजते रहे सब। जाए दिख जाए अच्छा है कि दोनों कैरेक्टर अद्भुत कैरेक्टर। ऐसे मैं तो यही ढूंढता हूँ सिनेमा, मेरे दिल को क्या छू रहा है। मेरे को तकनीक वकनीक कुछ प्रभावित नहीं करता, मैं समझता भी नहीं। मैं इतने सालों से फिल्मों में हूँ, लेकिन मैं कोई तकनीकी बात बता नहीं सकता कि ये शॉट कैसा लिया होगा। अच्छा, इसकी वजह क्या रही? शुरू में 3 लोग दिखते हैं, त्रयी है वो, देव साहब, राज साहब और दिलीप साहब। उसके बाद फिर अकेले अमिताभ बच्चन बचते हैं। बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक अमिताभ का पूरा फेज चलता है। फिर उसके बाद से फिर 3 खान आ जाते हैं, ये फिर से एक त्रयी आ जाती है। इस ढंग से ये इन तीनों खानों के चलने की वजह क्या है जो इतने 20 साल से टिके हुए हैं?
जो वजह पहली तरह की चलने की क्या थी, हाँ। देवानंद राज कपूर, दिलीप कुमार आज तक टिके हुए हैं, हम्म। उनके मरने के बाद भी टिके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, हम्म। मैं आज भी अगर मुझे आप गाइड दे दो रात में 12 बजे देखने को, तो 3 बजे तक बगल पलक झपकाए देखता रहा हूँ। जी। हाँ, प्यासा दे दो तो मैं हिलता नहीं हूँ अपनी जगह से। ये वो जो तीनों लोग हैं फिल्मकार, वो कहीं ना कहीं भारतीय मनुष्य के हृदय को स्पर्श करते हैं, और यही बात इन तीनों खानों में कहीं ना कहीं होगी। भाई सलमान आम आदमी की अपनी कमजोरियों को पूरे ईमानदारी के साथ निर्वाह करना, बोल देना, सब करता है। शाहरुख अपने ढंग से करता है, आमिर अपने ढंग से करता है। ये कोई एक्टर यार 20 साल 22 साल तक पॉपुलर रहे, हाँ, वो सिर्फ गिमिक नहीं हो सकता। वो गिमिक नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और न सिर्फ प्रचार हो सकता है। नहीं, वो नहीं हो सकता। प्रचार से आप 2-3 साल निकाल लो और क्या करोगे। हाँ। और ये लोग मासेस के हीरो हैं। बिल्कुल। ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत अद्भुत संसार है सर। देखिए, नासिर हुसैन साहब ने सारी जिंदगी व्यावसायिक फिल्में बनाई। जी। फार्मूला फिल्म, अनअशेम्डली फार्मूला फिल्म। तो हम नासिर हुसैन के बारे में हमारे दिमाग में खाका उभरता है कि व्यवसायी आदमी है, व्यावहारिक है, जिसने बड़े पैसे कमाए। अब उसका बेटा है मंसूर खान, उसने बालीन में करोड़ों रुपए की उसकी संपत्ति अपनी बहन को दे दी, और वो दक्षिण भारत के किसी कोने में रहता है जहाँ कोई सुविधा नहीं है, और उसने नर्मदा बांध के विस्थापितों पर एक किताब लिखी है, और उसके कोई 1600 फोटोग्राफ है उसके पास। जो करोड़ों के चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ लड़का, करोड़ों में खेला है, उसके आम आदमी के प्रति संवेदना कितनी गहरी है कि उसने गरीबों के दर्द के बारे में सोचा। आज कोई आदमी से 10 रुपए का दान देते नहीं बनता। 500 रुपए का मंगला अपनी बहन को दे दिया, जाइए ले लीजिए। खुद एक छोटे से मकान में रह रहे, जहाँ ऑर्गेनिक खेती करता है, खुद काम करता है। ये भी समझ में आता है। नासिर हुसैन साहब का बेटा ऐसा करे। और चूंकि मौका है, एक सवाल और पूछ लूँ मैं। सलमान का व्यक्तित्व पूरा रहस्य और पहेली है, आप उनके इतने करीब हैं, सलमान को परिभाषित या उद्घाटित कर सकते हैं? सर, सलमान खान जो है ना, वो हातिम ताई है, नेकी कर दरिया में डाल। हातिम ताई के 7 सवाल याद कीजिए आप, आपको सलमान का चरित्र समझ में आएगा। वो मनमौजी आदमी है, जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, जो उसके मन में आता है वो करता है। उसको अपने अच्छे होने का भी ख्याल नहीं है। उसने अपना नुकसान भी बहुत किया कई बार, कई उल्टी सीधी फिल्में साइन कर ली। मजनू साहब का बेटा आया कि आप मेरी फिल्म कर ले तो मुझे रोजगार मिल जाएगा, कर ली। ये सोचे नहीं कि फ्लॉप बनाएगा, उसको आता क्या है तो मेरा क्या होगा, कभी सोचे नहीं। वो नहीं सोचता, ना पहले सोचता तो आज सोचता है। जो उसको मन को अच्छा लगता है वो करता है। ये यार अपने मन के मुताबिक चल पाना जीवन में कितना मुश्किल काम है, कितने लोग कर पाते हैं। वो तो जैसा है वैसा उजागर हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है साहित्य, हाँ, कोई 20 बार का नहीं हो। अच्छा, वो जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो जिम जाता है, ऐसा नहीं कि एक पॉपुलर एक्टर बनने के लिए किया उसने, उसको अच्छा लगता है इसलिए करता है। ही लव्स टू डू दैट 3 hours रिगरस एक्सरसाइज, वो मजा आता है उसको। आप उसके मन के खिलाफ कुछ भी उससे नहीं करा सकते। वो आदमी बिल्कुल, वो अगर आप उससे ये भी कहें कि देख भैया तू दिल की सुनता है और खुदा को भी मानता है, तो खुदा ने भी दिल को नीचे बनाया है और दिमाग को ऊपर बनाया है। अगर ऐसा भी आप उससे कहेंगे तो कह देगा कि अरे मुझे तो लगता था कि कंधों की जो तुला है इसके बैलेंस के लिए दिमाग बनाया है। शायद वो ऐसा कह दे, वो दिल की इतना है। अच्छा, और फिर बिल्कुल मूडी आदमी है, वो कब किस बात से प्रसन्न है, कब किस बात से नाराज है, समझ में नहीं आता। पर वो अपनी तरफ से कभी किसी को नुकसान करने की कोशिश नहीं करता। अगर नाराज भी होता तो नुकसान नहीं करता। जैसे मैंने एक बार उससे रिकमेंड किया कि एक जर्नलिस्ट अभी आउट ऑफ जॉब है, उसका हस्बैंड से भी डिवोर्स हो गया है और बहुत तकलीफ में है, आप अगर रिकमेंड कर देंगे तो उसको एक जगह नौकरी मिल सकती है। तो उसके साथ रहने वाले एक आदमी था, उसने कहा भाई इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं करना, ये जर्नलिस्ट ने आपके खिलाफ बहुत लिखा है। तो उसने कहा ऐसा था,
उसने अपने खिलाफ लिखा, अपने को पसंद नहीं करता, वो अलग बात है। आज वो तकलीफ में है और मेरे 2 शब्द कहने से उसकी नौकरी मिल रही है, तो अब मेरा क्या बिगड़ना उसमें? इस तरह कैरेक्टर है वो। मैंने जर्नलिस्ट का नाम नहीं लिया, वो अभी भी एक्टिव है। रमेश, मैंने अजय भाई साहब को छोड़ना है। चलिए, धन्यवाद सर। बस यार, बहुत हो गया।